हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रभात एग्जाम। मैं हूं विष्णु शर्मा। हमारी जो स्पेशल सीरीज चल रही है इतिहास की, हर साल का इतिहास बताने की, प्रमुख घटनाएं, और वो भी दिलचस्प तरीके से बताने की, क्योंकि आम घटनाएं तो आपको पता होती हैं, लेकिन उनके पीछे की तमाम दिलचस्प कहानियां जिन्हें लेकर हम आपके लिए आए हैं। और इस वीडियो में, इस एपिसोड में मैं बताने जा रहा हूँ 1950 की वो प्रमुख घटनाएं। वो 3-4 प्रमुख घटनाएं थी, यूं तो कई सारी घटनाएं हुई थी। संविधान लागू हुआ था, सबसे बड़ी चीज़ थी। सरदार पटेल हमारा साथ छोड़ गए, और कांग्रेस अध्यक्ष का जो चुनाव था उस साल बड़ा दिलचस्प रहा। ऐसे में कई और बातें थीं जो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं जनगण मन और वंदे मातरम। दरअसल संविधान लागू हुआ, ये सबको पता है, 26 जनवरी को 1950 में। लेकिन उससे पहले 2 दिन पहले 24 जनवरी को संविधान सभा एक बार बैठी, और विषय था कि जनगण मन होगा राष्ट्रगान या वंदे मातरम होगा। तो 24 जनवरी को ये ऐलान हो गया कि जनगण मन राष्ट्रगान होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा, उस वक्त संविधान सभा के अध्यक्ष थे, और उसी साल वो जब संविधान सभा एक तरह से खत्म हो गई तो वो राष्ट्रपति चुने गए। उन्होंने ये भी बताया कि वरीयता दी जाएगी वंदे मातरम को, उतनी ही वरीयता दी जाएगी जितनी कि राष्ट्रगान के तौर पे जनगण मन को मिली है। लेकिन हम बात करेंगे 25 जनवरी 1948 की, जिस दिन नेहरू जी ने ये तय कर दिया था कि जनगण मन राष्ट्रगान होगा। तो क्यों होगा, और उसकी एक बड़ी दिलचस्प वजह बताई थी, वो हम आपको बताएंगे। और कैसे उनका वो जो पूरा भाषण था, नेशनल हेराल्ड ने, जो उनके अपने परिवार का अखबार है जिस पर विवाद भी है, उसने छापा था, तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उन्होंने अपने भाषण में क्या कहा था। उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि जब 1947 के बाद देश आज़ाद हो गया तो हमारे लिए बड़ी दिक्कत थी कि जो हमारी डिफेंस फोर्सेस के बैंड्स हैं वो एक राष्ट्रगान बजाते हैं जो अब तक गॉड सेव द किंग बजा रहे थे। यानी आज़ादी के बाद भी जो अंग्रेज़ों का राष्ट्रगान था वो बज रहा था, और हमारे दूतावास हैं उनको रोज़ बजाना होता है कोई ना कोई राष्ट्रगान, तो वो भी गॉड सेव द किंग या गॉड सेव द क्वीन जो भी था वो बजा रहे थे। तो ऐसे में ये बड़ी दिक्कत थी कि क्या किया जाए। विदेशी अतिथियों के सामने वहाँ भी राष्ट्रगान बजना था। तो उन्होंने ये बताया, जो कि उस वक्त तक संविधान सभा को नहीं पता था, कि हमने जनगण मन की वो एक घटना बताई उन्होंने कि हमारा एक प्रतिनिधि मंडल गया न्यूयॉर्क, यूएन का प्रोग्राम था, और उस प्रोग्राम में जनगण मन की एक जो रिकॉर्डिंग थी, क्योंकि उन्होंने मांगा कि राष्ट्रगान हमें चाहिए, तो वो रिकॉर्डिंग उनके पास, हमारा जो प्रतिनिधि मंडल था उसके पास रखी थी। उन्होंने वो जो रिकॉर्डिंग थी उनको दी, यूएनए के जो अधिकारी थे उन लोगों ने विदेशी ऑर्केस्ट्रा पर जनगण मन को बजाया। उन्हें वो पसंद आई जो हमने धुन दी थी, लेकिन वो ऑर्केस्ट्रा पर बजाएगी, और ऑर्केस्ट्रा पे जो रिकॉर्ड हुआ उसकी एक कॉपी, एक रिकॉर्ड दे दिया गया भारतीय प्रतिनिधि मंडल को। और उसके बाद नेहरू जी बताते हैं कि हमने वो जो कॉपी आई थी उसको जितने भी राज्य थे उस वक्त उनके गवर्नर्स को भेजा और उनसे कहा कि अपनी राय बताएं। और उन्होंने ये भी कहा कि ये भी बताएं कि राष्ट्रगान के तौर पे आपकी क्या इच्छा है कि कौन सा गीत, यानी वंदे मातरम या जनगण मन, इनमें से कौन सा गीत राष्ट्रगान होना चाहिए। तो नेहरू जी ने बताया उस भाषण में कि केवल पश्चिम बंगाल ने चुना जो वंदे मातरम है वो राष्ट्रगान होना चाहिए, बाकी किसी प्रदेश ने वंदे मातरम की अनुशंसा नहीं की। और ये भी बताया कि जो हमने धुन भेजी थी वो सबको पसंद आई, केवल जो संयुक्त प्रांत था, यानी अभी उत्तर प्रदेश, संयुक्त प्रांत के जो गवर्नर थे उन्हें वो धुन पसंद नहीं आई जो विदेशी ऑर्केस्ट्रा से रिकॉर्ड होकर आई थी। उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि जो वंदे मातरम है उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, जिसके चलते कुछ ऐसे शब्द डाले गए हैं जो विदेशी ऑर्केस्ट्रा को बजाने में मुश्किल आ रही है। वो ये भी कह रहे थे कि जनगण मन में, उन्होंने उसी भाषण में लिखा कि लाइफ है, मूवमेंट है, लेकिन वंदे मातरम में उसकी कमी नजर आती है। उन्होंने जनगण मन की इस मामले में तारीफ की कि क्योंकि हमें जो राष्ट्रगान बजाना होता है मुख्य तौर पर देश से ज़्यादा उसकी वैल्यू या जो अहमियत है वो विदेशों में होती है, या विदेशी अतिथियों के सामने होती है, या ऐसे मौके पर होती है जब हमारा प्रतिनिधिमंडल विदेश में होता है। तो ऐसे में हमें ये ध्यान रखना है कि वहाँ की ऑर्केस्ट्रा पर अच्छे से बजे, वहाँ के बैंड्स पर अच्छे से बजे। तो हमें ये लगता है कि राष्ट्रगान जो होना चाहिए जनगण मन होना चाहिए। और वहाँ जो उनके अंतरिम कैबिनेट थे उसने मंजूरी दे दी कि जब तक देश में ये तय नहीं हो जाता, संविधान सभा ये तय नहीं कर लेती कि कौन सा राष्ट्रगान होगा, तब तक जनगण मन ही बजाया जाएगा। ये उन्होंने जानकारी दी थी। और 24 जनवरी को जब संविधान सभा बैठी 2 दिन पहले, संविधान लागू होने से पहले, तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि म्यूजिक और शब्दों का जनगण मन का जो कंपोजिशन है वो राष्ट्रगान के तौर पर जाना जाएगा। और मैंने पहले कहा कि वंदे मातरम को भी जनगण मन जैसी वरीयता दी जाएगी। 1950 में कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव बेहद दिलचस्प रहा था। उसकी बहुत चर्चा होती है और उसकी वजह थी एक उम्मीदवार सरदार पटेल का उम्मीदवार और दूसरा उम्मीदवार
पंडित नेहरू का उम्मीदवार, दोनों में टक्कर हुई। और ये काफ़ी दिलचस्प इसीलिए है, पंडित नेहरू के उम्मीदवार थे आचार्य JB कृपलानी, जो आज़ादी के वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष थे। वो फिर चुनाव लड़ रहे थे, अध्यक्ष बनना चाहते थे, नेहरू जी उन्हें सपोर्ट कर रहे थे। दूसरी तरफ जो उम्मीदवार थे वो थे राजऋषि टंडन, यानी पुरुषोत्तम दास टंडन। वो नेहरू जी के शहर के थे, इलाहाबाद के, और वकील ही थे, तेज बहादुर सप्रू के जूनियर थे। वो अपनी नौकरी छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम में कूद गए, कांग्रेस से जुड़ गए। लेकिन लगातार जो उनका विरोध था वो नेहरू जी से वैचारिक विरोध कई मामलों में रहता था। हिंदी के बहुत बड़े हिमायती थे पुरुषोत्तम दास टंडन। आप सर्च करेंगे उनके बारे में तो जानेंगे उन्होंने हिंदी के लिए क्या क्या किया। किसान सभा से जुड़े रहे, 13 साल यूपी असेंबली के स्पीकर रहे और इतने ईमानदार नेता माने जाते थे कि उनकी आज तक तारीफ होती है। खुद बाद में नेहरू जी को लगा था और उन्होंने खुद, नेहरू जी की सरकार ने उन्हें भारत रत्न दिया था। तो जब वो चुनाव में उतरे तो सरदार पटेल ने उनके ऊपर हाथ रख दिया। उन्हें नहीं लग रहा था कि वो जीत पाएंगे, क्योंकि नेहरू जी के जो लोग थे साफ साफ ऐलान कर चुके थे, रफ़ी अहमद किदवई जैसे लोग, केडी मालवी, तो ऐसे लोग साफ साफ कह चुके थे कि नेहरू जी उन्हें समर्थन दे रहे हैं और वो ही उम्मीदवार होंगे। और दोनों में जब वोटिंग हुई, मैं आपको बता दूं कि सरदार पटेल ने तो इतनी भी जरूरत नहीं समझी कि उनके लिए कोई चुनावी कैंपेन चलाए, लेकिन नेहरू जी ने चलाया। बावजूद उसके पुरुषोत्तम दास टंडन जीत गए, नेहरू जी के उम्मीदवार हार गए। उस वक्त नेहरू जी ने ठीक वही किया जो त्रिपुरी अधिवेशन जो हुआ था 1939 में, जिसमें पट्टाभी सीतारमैया गांधी जी के समर्थित उम्मीदवार थे, वो हार गए थे और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे। उसके बाद गांधी जी ने सहयोग देने से नेताजी बोस को साफ मना कर दिया था और नेताजी बोस को इस्तीफा देना पड़ा था। नेहरू जी ने बिल्कुल वही किया, कहा कि मैं किसी भी समिति में शामिल नहीं होऊंगा और मैं इस्तीफा दे दूंगा। एक तरह से धमकी दी थी, कैसी भी तरह उन्हें समझाया गया। लेकिन उसी साल एक बड़ी घटना हुई, दुर्घटना हुई, सरदार पटेल नहीं रहे। सरदार पटेल नहीं रहे तो पुरुषोत्तम दास टंडन के लिए मुश्किल हो गई। उसके बाद लगातार कांग्रेस अध्यक्ष और प्रधानमंत्री के बीच कई सारे विवाद हुए। पुरुषोत्तम दास टंडन ने इस्तीफा देना बेहतर समझा और अगले 2 साल तक फिर नेहरू जी ही दोनों पदों पर काबिज रहे, कांग्रेस अध्यक्ष भी रहे और प्रधानमंत्री भी रहे। और इस तरह से ये परंपरा शुरू हो गई। 1950 की एक बड़ी घटना है नेहरू लियाकत पैक्ट, नेहरू लियाकत समझौता। इसलिए ये बड़ी घटना है कि आज तक जो CAA और CAB की बात होती है वो नेहरू लियाकत पैक्ट से जुड़ा हुआ है। लोग कहते हैं कि अगर नेहरू लियाकत पैक्ट अच्छे से लागू हो जाता, जो भारत के अल्पसंख्यक थे, जो पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हो गए हिंदू, उनको जिस तरह से भारत ने अपने अल्पसंख्यकों को समान अधिकार दिए, वहाँ भी वैसे मिले होते तो इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लियाकत अली कौन थे? लियाकत अली पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। मैं आपको बता दूं, जब अंतरिम सरकार बनी थी उसमें, जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, तब नेहरू जी की सरकार में वित्त मंत्री के तौर पर लियाकत अली ने काम किया था, क्योंकि उसमें मुस्लिम लीग भी शामिल थी सरकार में। तो लियाकत अली को वित्त मंत्रालय दिया गया था और काफ़ी विवादित रहे थे उनके कई फैसले जब वित्त मंत्रालय उनके पास था। ऐसे में लियाकत अली को लेकर यहाँ पर सरगर्मियाँ थीं। 6 दिन तक बातचीत चली, तमाम सरगर्मियाँ रहीं और फिर दोनों देशों के अधिकारियों ने जो शर्तें फाइनल की कि नेहरू लियाकत पैक्ट में क्या क्या होगा। दोनों देशों में अल्पसंख्यक आयोग बनाए जाएंगे जो अल्पसंख्यकों की बात सुनेंगे। पहली बात ये रही। दूसरी बात जो बड़ी बात थी वो ये रही कि जो अल्पसंख्यक, यानी अब हिंदू पाकिस्तान में अल्पसंख्यक थे और मुसलमान भारत में, तो जब वो ट्रांजिट के लिए एक दूसरे देश में जाएंगे तो उनको पर्याप्त सुरक्षा दी जाएगी और वो वहाँ पर अपनी जो संपत्ति छोड़ आए हैं उसको बेच सकेंगे। ये बात हुई। जिन महिलाओं का किडनैप किया गया था, जिन महिलाओं का अपहरण किया गया था, उनको ढूंढ निकाला जाएगा और इज्जत के साथ उनके देश में वापस भेजा जाएगा जहां उनका परिवार अब सेटल हो गया है। ये बात हुई। एक और उसमें शर्त थी कि जबरदस्ती धर्म परिवर्तन ये अवैध माना जाएगा, ये नहीं होगा। और जो अल्पसंख्यक हैं उनको बाकी जनता जैसे ही उस देश में, यानी दोनों देशों में, भारत में और पाकिस्तान में, समान अधिकार दिए जाएंगे। जो भी कानून उन पर लागू होता है वही कानून बाकी जनता पर लागू होगा, यानी बराबर होंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसी वक्त, क्योंकि नेहरू जी की सरकार में श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी शामिल थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर, बाबा साहेब भी शामिल थे, उसमें से श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने
इस्तीफ़ा दिया था और इसी वजह से दिया था कि नेहरू लियाकत पैक्ट पर उनको भरोसा नहीं था, उनको नहीं लगता था कि पाकिस्तान इन सबको मानेगा, और पाकिस्तान ने माना भी नहीं। पाकिस्तान ने कभी भी, आज भी आप देखते होंगे कि वहाँ के अल्पसंख्यकों को वो अधिकार नहीं दिए। वहाँ आज भी शरिया लागू है, उसी के हिसाब से सब चलता है। थोड़े बहुत अधिकार नाम मात्र को मिले हुए हैं, और अक्सर आप सुनते होंगे चाहे वो सिख हों चाहे वो हिंदू हों, उनको लगातार वहाँ अत्याचार का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते सीएए की बात हुई। तो पाकिस्तान ने वो अधिकार नहीं दिए अपने अल्पसंख्यकों को जिसकी आशंका जताई थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। इसलिए नेहरू लियाकत पैक्ट जो था वो एक तरह से फ्लॉप माना जाता है, और बाद में अगले साल लियाकत अली की हत्या कर दी गई और वहाँ पर सेना ने अपना कब्जा जमा लिया, और ये पाकिस्तान के पतन की शुरुआत थी। लेकिन बाद में नेहरू लियाकत पैक्ट के जो दुष्परिणाम थे वो भारत ने झेले, और इसीलिए सीए और सीएबी ये सब जो बातें होती हैं वो जो आप सुनते हो वो सब यहाँ इसलिए होता है। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जो शिष्य हैं वो बीजेपी में हैं, और वो अपना कैंपेन उस तरह से चलाते हैं। तो 1950 की 3-4 बड़ी दिलचस्प घटनाएं थी जिनके बारे में हमने आपको विस्तार से बताया। कुछ और भी बड़ी बातें हुई थी 1950 में। मैंने आपको बताया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे, वो राष्ट्रपति बने देश के पहले, दोबारा भी चुने गए। और जो सी राजगोपालाचारी थे, गांधी जी के समधी हैं, वो सी राजगोपालाचारी भारत के, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उसके बाद वो फिर से राजनीति में उतर गए। उन्होंने स्वतंत्र पार्टी अपनी बना ली कांग्रेस से अलग होकर। इसके अलावा मदर टेरेसा भारत आई, मिशनरीज ऑफ चैरिटी की शुरुआत उन्होंने की। भारत ने अपना पहला स्वदेशी भाप इंजन बनाया। ऐसी कई जो बड़ी चीज़ें थीं वो शुरुआत हुई 1950 में। देश में संविधान लागू हुआ, ये तो आप सबको पता ही है। उसके अलावा और 1950 में ही भारत के प्रधानमंत्री, जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तब वो प्रधानमंत्री हैं देश के, नरेंद्र मोदी, उन्होंने जन्म लिया। और ऐसे में आप ये लगातार देख रहे हैं कि हम आपको बहुत सारी दिलचस्प बातें बता रहे हैं। हमारी वीडियो सीरीज़ को लगातार देखते रहिए, आपको इतनी सारी कहानियाँ दिलचस्प पता चलती रहेंगी जो आपको पहले से नहीं पता होंगी। देश के इतिहास में कितनी दिलचस्प बातें छुपी हुई हैं जो आमतौर पे किताबों में नहीं पढ़ाई जाती। अगले वीडियो का इंतजार करिए, बने रहिए हमारे साथ, लगातार प्रभात एग्जाम को देखते रहिए। हमारा अगला वीडियो जल्द आएगा। नमस्कार, बाय बाय।